नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो हम लोग 30 सीरीज देख रहे थे, आज हम 30 सीरीज में क्लास नंबर 21 को देखेंगे। इससे पहले 20 क्लास हो चुकी है। साथ ही साथ जो भी बच्चे पीडीएफ बाय करे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे और तैयारी को सही दिशा में ले जा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये सीरीज रेलवे के विभिन्न एग्जाम पर एप्लीकेबल है, तो आपको कोई सा भी एग्जाम देना हो सीरीज को जरूर पकड़ लीजिएगा। मैं आपको शुरुआती दिन से बताते आया हूँ कि आप अपना 6 माह मेरे कंटेंट के ऊपर खर्च करके तो देखिए साहब, इंडिया में किसी भी कोचिंग में पढ़े हुए बच्चे की लेवल और आपकी लेवल अगर आपकी ज़्यादा नहीं हुई तो उन बच्चे से कम भी नहीं होगा। ये जवान है मेरा, ठीक है मेरे भाई। और इस बात की फ़ायदा उठाते हुए कई साहब बन गए। जैसा कि आपको पता होगा, 1000 सिलेक्शन का मैंने प्रण लिया है। 135 बार जो है 3 महीना के बाद ही सही, बहुत दिन पे आया था ये खुशखबरी, लेकिन परसों मैंने बताया था कि 135वां बच्चा मिल गया जो हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो इंडिया के बैंकिंग एग्जाम को छोड़ के किसी भी एग्जाम में जो है मैं एक अच्छा लुक दिलाने के लिए हूँ। मेरा मानना है कि जब नौकरी ही करना है तो मैं पीएचडी क्यों करूँ, क्यों मैं पूरा ग्रंथ पढ़ लूँ। लाइब्रेरी में 1000 किताबें 1000 पढ़ना संभव है क्या, है ना। तो जब मुझे नौकरी के बाद अकबर बाबर या फिर भीमबेटका का गुफा कुछ काम नहीं आने वाला है, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए जरूरी है, तो क्यों ना मैं वो सुराग को खोजूं जिससे एग्जाम पास किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं उसी पे काम करता हूँ, वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आती है, आएंगे और आने लायक हो। मैं पूरा ग्रंथ पूरी दुनिया नहीं पढ़ाता हूँ, तो बात को पकड़िएगा, समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, है ना। डॉग फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश में कौन सा एक मछली है ना। इन तीनों में कौन सा एक मछली है साहब। तीनों के अंत में फिश लगा हुआ है। देखिए, डॉग फिश जो है ये आपका एक मछली है, ये आपका फिश कैडर में आता है, तो ये आपका आंसर हो गया। स्टार फिश जो है ये मैंने अभी पिछले क्लास में ही आपको क्या बताया था कि इसका शरीर जो है स्टार नुमा होता है, तरेगन के जैसा, तारा के जैसा होता है। यहाँ पे एक जो है ऐसे कटीली फीड ट्यूब बना होता है, जिसको अपन एफटी लिख देते हैं शॉर्ट में। इस फीड ट्यूब का जो है ये जो है आपका इनका प्रचलन अंग होता है। इकाइनोमेडा कुल के ये प्राणी होते हैं और ये लवणीय जो है जल में यानी साल्टी वाटर में पाए जाते हैं। अभी पढ़ाया था 2 दिन पहले। ये सिल्वर फिश है साहब, ये जो है आर्थ्रोपोडा कुल में आते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है ये आर्थ्रोपोडा, इसके बारे में क्या है विशेष, तो ये जंतु जगत के जो ना जंतु जगत के सबसे बड़ी समूह है, लेकिन सजीव जगत का सबसे बड़ी समूह जो है थाइलोफाइटा है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा, है ना। आपके आर्थ्रोपोडा में कीट पतंग मच्छर, है ना, ये सब आ जाएगा, मकड़ा वगैरह। इनके अलावा अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में लुप्त प्रायः प्रजाति से क्या तात्पर्य है। देखिए, रेड डाटा बुक में कितने कलर यूज होते हैं साहब, कौन से कैडर के प्राणी का क्या अर्थ होता है, सभी बात मैंने बता दिया था। IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, जो लुप्त प्रायः प्रजाति होता है इसके बारे में मैंने क्या बताया अपने भाषा में कि अभी तो है, अभी मुझ में कहीं, तो अभी तो है, लेकिन अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसे क्या कहते हैं, लुप्त प्रायः, यानी लुप्त होने के कगार पे है। ठीक है भाई, और एगो विलुप्त हो गया मतलब अब नहीं है, जैसे डायनासोर वगैरह। ठीक है, तो ये लुप्त प्रायः का मतलब अभी तो है लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो नहीं रहेगी। किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, रुकिए, है ना, कक्षक लिखा हुआ है साहब। देखिए, घबराइए मत। कक्षा कहेगा, जैसे के कक्षा में कितना 2 गो होता है, एल में कितना होता है 8 गो होता है, एम में कितना होता है 18 गो होता है, और एन में कितना होता है 32 गो होता है। तो ये फार्मूला कहाँ से निकला है, ये कक्षा का निकला है। जो मेन ऑर्बिट होता है उसके हैं 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर क्या होता है, n का जगह पे कक्षा का मान रखते हैं और 2 से गुना करते हैं, यानी कि किसी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या उस कक्षा के स्क्वायर का दुगुना होता है। तो ये तो एक अलग फार्मूला है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कक्षक। अब देखिए, एगो तो ये सेल हो गया, एगो सब सेल होता है SPDF, जिसे आप एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो SPDF में कितना रहता है सर, तो SP में रहता है, S में रहता है 2 गो, इसमें 4 गो जोड़ते हैं तो 2 4 6, 4 10 और 4 14 गो। ठीक है, तो ये तो सब सेल हो गया, ये जो है आपका सेल हो गया, ये सब सेल हो गया। यहाँ पे है कक्षक। कक्षक मतलब जैसे S में कितना कक्षक होता है 1 गो, P में कितना कक्षक होता है 3 गो, है ना, SPD। D में कितना कक्षक होता है 5 गो, F में कितना होता है 7 गो। अभी आपने देखा कि S में कितना जो है इलेक्ट्रॉन समा सकता था 2, है ना। तो इसीलिए एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। इस प्रकार से होती है सर, और दोनों की जो दिशा है ना, डायरेक्शन जो है ना, ये उल्टा होता है सर।
ठीक है भाई। तो ये 2 आंसर करना है, ना कि दिमाग लगाने लगना है जब कक्षक पूछेगा। इसके अलावा किस वर्ग में प्राणियों में मूत्राशय का अभाव होता है? कौन से ऐसे वर्ग के प्राणी हैं जिसमें जो है मूत्राशय नहीं होता है? तो ये है आपका पक्षी, जो एविज होता है, जो आपका बर्ड होते हैं ना, उसमें आपका क्या होता है भाई कि मूत्राशय नहीं होता है, मूत्राशय नहीं होता है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। ये मूत्राशय नहीं, ये मलद्वार के रास्ते जो मल भी त्यागते हैं और अंडा भी देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मूत्राशय नहीं होता है, ठीक है। इनके अलावा न्यूलैंडस के अष्टक के नियम में कुल कितने तत्वों को शामिल किया गया था? तो न्यूलैंडस के जो अष्टक के नियम है, ऑक्टेव लॉ है, इसमें आपका 56 तत्वों को शामिल किया गया था। ये लागू कहाँ तक होते थे? कैल्शियम 40 तक लागू होते थे। तो ये थे क्यों। जब बढ़ते हैं ओरिजिनल प्रश्नों के पास, ठीक है। इससे पहले साहब आज बड़ी खुशी की दिन है, जो CHSL का मेंस एग्जाम हुआ है, शायद कल ही था। एक बच्चे ने आज कमेंट करा है कि सर 20 में से 17 क्वेश्चन मैंने बनाया और आपकी दी हुई जो आपका ये है ग्रंथ, उससे मुझे बहुत काम आवा और 115 क्वेश्चन करा है 120 में, है ना। तो भैया 120 में 115 क्या लिखा है? इतने मार्क का या फिर इतने क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बता सकता। इतने किए हैं, है ना। यहाँ पे मैंने भी कुछ लिखा है कि बच्चे शुरुआत में मानते कहाँ हैं, और बधाई भी दिए हैं। इनके अलावा इन्होंने और भी मेरी कुछ तारीफ़ किए हैं, जो तारीफ़ करो न करो भैया, लेकिन जो कंटेंट लिए हो उसे पढ़िए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इस बात की जो है एकदम फुल जो है हम आश्वासन आपको दिला सकते हैं। अब तो 8 एग्जाम हो गया भैया, मेंस भी हो गया, अब CGL का मेंस बचा है, वहाँ भी झंडा गाड़ेंगे, वहाँ भी झंडा जो है गाड़ा जाएगा, ठीक है। तो बच्चे पढ़ते रहो आराम से। जो भी है ये हमारी कंटेंट का कुछ इमेज है, ये ई बुक है जिसे पैरासीटामोल 500 कहते हैं, जो SSC के एग्जाम में कंक्रीट जैसे फाउंडेशन आपको देगा सर, ठीक है। ये CGL मेंस और अन्य एग्जाम के लिए SSC की लेटेस्ट सीरीज है, जो 36 क्लास वाली है, 10 गो हो गया है। ये रेलवे का क्लास आप देख रहे हैं, और एक S30 SSC का जो है इसे भी समाप्त कर लिया गया है। बिहार SSC का कंटेंट ऑल्सो अवेलेबल है, तो आपको जो चाहिए ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सअप पे जाएंगे, कंटेंट को बाय करेंगे। फिर से वही बात, किसी से हम पीछे नहीं है। जितने को पढ़ाते हैं वो कौन है? हीरा है, मोती है, ठीक है। चलिए, ब्राउन लेवल ATM। ब्राउन लेवल ATM क्या होता है? देखिए, ATM मशीन आप सभी ने देखा होगा, कभी ना कभी पैसा निकाले होंगे, आई होप, है ना। तो जो ब्राउन लेवल ATM होता है, उसका अर्थ होता है कि जब किसी बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा ATM का संचालन किसी थर्ड पार्टी को सौंपा जाता हो, किसी तीसरे आदमी को, किसी कंपनी को, किसी ठेकेदार को, है ना, सौंपा जाता हो, तो वह जो है मालिक तो कोई और है, लेकिन उस ATM का रख रखाव या फिर जो भी लीज पे कहिए दूसरे आदमी चला रहा है, तो उस ATM को ब्राउन लेवल ATM की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। इसे बच्चे हल्के में लेके यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको नहीं लिखना है सर। ऑटोमेटिक वैसे चीज को कहा जाता है कि कोई भी चीज अपने आप होती रहती है, जैसे आपका ऑटो कई सारे चीज होते हैं, है ना। तो ऑटोमेटिक ATM नहीं होते हैं, क्योंकि ATM में अपने आप पैसा भर नहीं निकलता रहता। आप कार्ड डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, आपके अकाउंट में पैसा होगा तभी निकलेगा ना जी। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसका आविष्कार जॉन शेफर्ड ने किया था। 2 चीज का आविष्कार आज तक भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, एक तो ATM का है, दूसरा हृदय प्रत्यारोपण है। ये दोनों रेलवे को बहुत पसंद है। तो हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था, और ये जॉन शेफर्ड जो है ये आपका ATM का आविष्कार किए थे। जॉन शेफर्ड भारत में ही जन्म लिए थे, लेकिन ये ब्रिटिश नागरिक थे। भारत के मेघालय राज्य में इनका जन्म हुआ था, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा 1967 में इन्होंने ATM का आविष्कार किया था, और भारत में इसे 1987 में लगाया गया था। तो सभी बात ध्यान रखेंगे। व्हाइट लेवल ATM किसे कहते हैं? यह एक प्रकार का ATM होता है जिसका संचालन कोई गैर बैंकिंग कंपनी करता है। अब इसका मतलब कोई बैंक से नहीं, जैसे अभी आपने कहीं कहीं जगह पे हिटाची लिखा रहता है, लेकिन अपन हिटाकी पढ़ते हैं, उसका अपन ATM देखते होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सब जो है कौन से लेवल का ATM होगा सर? तो ये व्हाइट लेवल ATM होगा। कैसा होगा? व्हाइट लेवल ATM होगा। इस प्रकार के ATM का संचालन गैर बैंकिंग कंपनियों के द्वारा किया जाता है। इनके अलावा ग्रीन लेवल ATM, ग्रीन मतलब आप एग्रीकल्चर से समझ लीजिएगा, जैसे हरित क्रांति। तो जो ग्रीन लेवल ATM होते हैं ये आपका कृषि व्यवस्था से संबंधित होते हैं, कृषि लेन देन से संबंधित होते हैं। इसके अलावा येलो लेवल ATM, येलो लेवल ATM क्या होता है? इसका उपयोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स गुड्स होते हैं इसके लिए इस्तेमाल करी जाती है आपका क्या? येलो लेवल ATM। ऑरेंज लेवल ATM भी होता है, इसका इस्तेमाल शेयर बाजार, स्टॉक इत्यादि पर एप्लीकेबल होते हैं।
पिंक लेवल एटीएम भी होते हैं। ये जो है महिलाओं के लिए बनाई गई है, इसमें जो है महिलाओं को सेवा प्रदान करी जाती है। तो यहाँ पे आपने एटीएम के कई फॉर्मेट देखा है। ये क्वेश्चन 2022 ग्रुप डी में भी पूछा गया, 2021 आरबीआई एनटीपीसी में भी पूछा गया है। उस हिसाब से एटीएम वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इनके अलावा जो आपका भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम कहां पर स्थापित करा गया था, तो भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम जो है ये आपका केरला राज्य में स्थापित करा गया था। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होते हैं। कोई भी बच्चा ये ना कहना ये तो मुझे पता है सर, हरा और पीला में, है ना, मैं ऐसी ऐसी बात बताऊंगा ना जो आपने नहीं सुना होगा, और उसी के लिए मैं हूं। थोड़ा सा सब्र रखिए। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग की प्रकाश में सबसे कम होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हरा तथा पीला रंग की प्रकाश में जो है सबसे कम होती है। ठीक है, अब भैया सबसे कम हो गया हरा रंग के प्रकाश में, तो सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में और बैंगनी रंग के जो प्रकाश में है सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो अपने आप में सबसे ज्यादा है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो है ये अपने आप में सबसे कम है। माफ कीजिएगा दोस्तों, तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, फिर भी जो है ना, पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व सूर्य की प्रकाश होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, क्लोरोफिल और जल होता है। यह घटना सिर्फ दिन के समय जो है आपका चलता है, क्योंकि आपको पता है कि रात के समय जो है सूर्य भगवान नहीं चंदा मामा होते हैं, और उस समय जब प्रकाश नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस की घटना संभव नहीं है। देखिए, जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है हमें प्रकाश संश्लेषण में, है ना, ये कैसे मिलता है, तो जल के अपघटन से मिलते हैं, जो हम आगे बताएंगे। इनके अलावा पेड़ पौधों के खाद्य पदार्थ और ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण जो भी पौधे करते हैं उसे क्या कहलाता है, फोटोट्रॉफ कहलाता है ना, फोटोट्रॉफ कहलाते हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कुल 4 प्रकार के क्लोरोफिल के द्वारा संभव होती है। वीवीआई करेंगे, ठीक है, इस बात को ना वीवीआई करेंगे। शायद प्रकाश संश्लेषण वाला ऊपर जितना बात बताया वो आप जान रहे होंगे, लेकिन ये नहीं जान रहे होंगे। ये 4 प्रकार की क्लोरोफिल जो है अल्फा बीटा इत्यादि इसमें जो है भाग लेते हैं। ये 2 चरणों में संपन्न होती है ना, ये जो है आपका 2 चरणों में संपन्न होती है क्या, प्रकाश संश्लेषण। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 2 चरण, 4 क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहाँ पे रहता है, कोई बच्चा पहले भी पढ़ा चुका हो कि क्लोरोफिल कहाँ पे रहता है, क्लोरोप्लास्ट में रहता है, जो सूर्य से एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए उत्तरदायी है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु की बहुलता पाई जाती है, ये बात भी ध्यान रखना है। आरबीसी में लोहा और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, ये दोनों चीज पूछा करता है एग्जामिनर। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम। इनके अलावा क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। इसी क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफिल में एक विशेष प्रकार की लिक्विड जो चिपचिपा टाइप से होता है उसे हम एस्टोर्मा कहते हैं, ये हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की प्राप्ति जो है पानी के अणुओं का प्रकाश अपघटन के द्वारा होता है। अपघटन अभिक्रिया जिसे आप वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, जो 3 प्रकार के हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस, है ना, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन। तो जो प्रकाश अपघटन होते हैं प्रकाश संश्लेषण में, तो जल की जब अपघटन होते हैं तो अपघटित होकर हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। कवक में प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होती है। इसी कारण जो है कवक पूर्ण रूप से एक जो है प्राणी जगत में मतलब पौधे जगत में नहीं आते हैं, ये प्राणी जगत में आ जाते हैं, और ये दूसरे पे डिपेंडेबल होता है, स्वपोषी नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है भैया। इनके अलावा नागफनी तथा जो भी कटीली पौधे हैं जिसे हम जीरोफाइट्स कहते हैं, जो मरुस्थलीय इलाके में जो आपका पौधा उगता है उसे हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। और मरुस्थलीय इलाके में कैसे पौधा उगते हैं, तो जिसके पत्ते कम चौड़ी होते हैं अर्थात कटीली होते हैं। जैसे आपका नागफनी, आप कहोगे पत्ता तो चौड़ा होता है महाराज, तो कटीला वाला बात से पकड़िए, है ना, खजूर वगैरह हो जाएंगे, बबूल हो जाएंगे, खैर हो जाएंगे, खजरी हो जाएंगे, ये सब आपके जो है मरुस्थलीय इलाके में पाए जाते हैं, उसे जीरोफाइट्स कहते हैं। और जीरोफाइट्स में जो प्रकाश का संश्लेषण है ना, या खास करके नागफनी में ये तना के द्वारा संपन्न होता है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा पेड़ पौधों में श्वसन एस्टोमेटा के द्वारा किया जाता है। पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है ना, स्टार्च इस प्रकार से लिखिएगा।
पेड़ पौधों नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजनी स्थिरीकरण को हमने पिछले क्लास में अच्छे से समझ लिया था कि कौन कौन भाग लेते हैं। एजिटोबैक्टर, नाइट्रोमोनास, है ना, ये सब जो है भाग लेते हैं। और ये सब कहाँ पर पाया जाता है? तो दलहनी पौधों के जड़ों के गांठ में पाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, हम चलते हैं आगे। अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है। यह किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? जैसा कि आपको पता होगा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में सबसे बड़ा बेसिक जो आपका डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि जो मौलिक अधिकार है ये विषम परिस्थिति में बदली जा सकती है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 19 है वहाँ पे कई सारे चीज़ों का समावेशन है। आपको 6 चीज़ों का है ना, 1000 बार पढ़ाए हैं कि आप जो है वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है आपके पास, हथियार रहित आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में आप घूम सकते हैं, सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में आप घर बना सकते हैं, जीविकापार्जन हेतु आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये जो 6 मौलिक अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 19 के थ्रू, तो इस मौलिक अधिकार को जो है आपातकाल के स्थिति में कम किया जाता है, शिकंजा कसा जाता है। इस पर कौन सा आर्टिकल काम करता है? तो आर्टिकल 358 काम करता है। ठीक है मेरे भाई, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार को रखा गया है। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, वर्तमान में 6 है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार स्थिति के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार कुछ पूर्ण रूप से सिर्फ नागरिक को ही प्राप्त होता है ना, और कुछ नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त होता है। चाहे देसी आदमी हो चाहे विदेशी आदमी हो, जीवन जीने का अधिकार सबको मिलेगा। तुम कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार जो सिर्फ देश के नागरिक को प्राप्त होता है और कुछ जो है चाहे कोई भी इंसान हो उन्हें प्राप्त होता है। और इसके बारे में हमने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का जो है एक अलग से 10-20 मिनट की वीडियो बना दिया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा टॉपिक बैच वाले से, है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 20 और 21 जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती, चाहे तो कैसा भी जो है सिचुएशन हो, 20 और 21 नहीं बदलते हैं। तो ये जो है कौन से आर्टिकल इस पे काम करता है? तो 359। अभी आपने देखा कि 19 वाला आर्टिकल जो है 358 को रिलेट करता है, जो मौलिक अधिकारों को निलंबित या कम करने का शक्ति प्रदान करता है। वही आपका जो आर्टिकल 20-21 है जो कभी नहीं बदलता है, इस पे कौन सा आर्टिकल काम करता है? तो आर्टिकल 359 के तहत कहा गया है कि ये कभी भी नहीं बदलती है। भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के हैं सर? तो 3 प्रकार के दिए गए हैं। आर्टिकल 352 ये राष्ट्रीय आपात को जो है रिलेट करता है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, ये सभी बातों को ध्यान रखते चलेंगे। मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति जब आपात की घोषणा कर देते हैं तो 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों को मंजूरी देना होता है। समझे? पहले आपात कैसे घोषित होगा? तो मंत्रिमंडल के द्वारा सिफारिश लिखित में दिया जाता है, फिर राष्ट्रपति साहब ऐलान करते हैं, और ऐलान के डेट से 30 दिन के भीतर दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो है प्रस्तुति या मंजूरी देनी होती है। आपातकाल की अवधि शुरुआत में मैक्सिमम 6 महीने का होता है, लेकिन इसे जो है 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर 3 साल से भी अधिक की आपात की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो फिर संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, इनके अलावा किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र जब विफलता हो जाता है कि जो है असफलता के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यहाँ एक मिस्टेक है, सही करके दूंगा। असफलता के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब राज्य में 1951 में लगाया गया था। पंजाब राज्य का बंटवारा 3 भागों में किया गया है। ये एक क्वेश्चन एसएससी पूछता है ना, चूंकि टीसीएस ही कराएगा रेलवे भी, तो रेलवे भी पूछ सकता है। पंजाब को अपन 3 भागों में बांटे हैं और धौलावीरा को भी 3 भागों में बांटे हैं। ये दोनों 3 भागों को जरूर याद रखिएगा, पंजाब को 3 भाग में, धौलावीरा को 3 भाग में, जो हड़प्पाकालीन स्थल है, क्योंकि अधिकांश हड़प्पाकालीन स्थल द्वितीय भाग में बांटा गया रहता है। लेकिन ये जो है आपका धौलावीरा, है ना,
3 भागों में बांटा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो पंजाब का जो 3 भाग है इसे हम कहते हैं माझा, मालवा और दोआबा। ठीक है, पंजाब 5 नदियों का भूमि कहलाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों को 2 माह के अंदर स्वीकृति देनी होती है। अभी आपने राष्ट्रीय आपात के बारे में देखा था कि 30 दिन के भीतर संसद को स्वीकृति देनी होती है। अभी आप देख रहे हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में कि भाई संसद के सदन के द्वारा जो है यहाँ पे 60 दिन का समय दिया गया है, 60 दिन के अंदर जो है स्वीकृति देना होता है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। अब वित्तीय आपात पर भी सेम ड्यूरेशन है, वित्तीय आपात कहे चाहे राष्ट्रपति शासन, ये 60 दिन के भीतर जो है अनुमति देना होता है संसद को, और जो आपका राष्ट्रीय आपात है वहां पे 30 दिन का समय मिलता है। चलते हैं आगे अगला प्रश्न के तरफ, है ना। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1987 में करी गई थी। NPCIL की स्थापना 1987 में किया गया था। यह आपका सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। बिजली हेतु परमाणु ऊर्जा उत्पादन से संबंधित ये कंपनी है। जैसे आपने नाबार्ड बहुत बार देख लिया, सेबी बहुत बार देख लिया, RBI बहुत बार देख लिया, टाइफर बहुत बार देख लिया, है ना। तो अब थोड़ा सा वहां से निकल के यहाँ भी आ जाइए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज पढ़िए। तो ये NPCIL की स्थापना 1987, हेडक्वार्टर बम्बई, क्या काम करता है? परमाणु ऊर्जा पर। इसके अलावा NPCIL और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 3 संयुक्त उद्यम किए गए हैं, जो अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड NPCL के साथ टाई अप है, NPCL इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन IOCL, और NPCL नाल्को पावर कंपनी लिमिटेड, नाल्को के साथ जो एल्युमिनियम कंपनी है आपका जो है उड़ीसा में है, इनकी संयुक्त उपक्रम है। और संयुक्त उपक्रम से इतिहास गवाह है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन तीनों पॉइंट को जरूर याद रख लीजिएगा कि NPCL के साथ किसका क्या है और क्या नाम है। ठीक है, इनके अलावा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड NMDC इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है जो देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक भी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तेलंगाना में है। देखिए आए दिन लौह जो अयस्क है वो चर्चा का विषय रहता है, तो इसे जो है इसका हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा, तेलंगाना में है। NMDC का राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। लौह अयस्क वगैरह जो है इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश अभी हाल में ही बना है, 3-4-10 दिन पहले। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक देश है इंडिया, और चौथा सबसे बड़ा आयरन ओर का जो है उत्पादक देश है। आयरन ओर सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ पे अभी हो रहा है? उड़ीसा में हो रहा है। टिस्को की स्थापना काफी बार पूछे जाते हैं, टाटा से जुड़े हुए हैं, तो 1907 में हुई थी। NTPC जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना जो है 1975 में करा गया था, है ना। और ये 14 महारत्न कंपनियों में से एक प्रमुख है आपका, कौन सा भैया? NTPC। अब तक कितने महारत्न कंपनी है इंडिया में? तो अभी 14 हो गए हैं। ठीक है, एक है भेल, ये भी महारत्न कंपनी है, ये भारत सरकार के स्वामित्व में आते हैं आपका भेल कंपनी। इसकी स्थापना 1964 में हुआ था और ये भारी उद्योग मंत्रालय के अंदर जो है कार्य करता है। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% ऊर्जा या फिर बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। गैर जीवाश्म कहने का मतलब है जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इसमें क्या जीवाश्म तो नहीं पाए जाते हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? जीवाश्मीय ऊर्जा है। ठीक है, मतलब इनके जीवाश्मीय स्रोत है, इससे ऊर्जा भी बनता है। इंडिया में ज़्यादा तापीय ऊर्जा का ही निर्माण होता है। कोयला आधारित संयंत्र हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है वर्तमान समय तक। तो सरकार ने 2030 तक 50% करने का लक्ष्य लिया है। इनके अलावा भारत का लक्ष्य जो है 2070 तक नेट जीरो, शून्य कार्बन करने का है आपका लक्ष्य, है ना। अब देखिए इसका मतलब नेट जीरो कहने का मतलब ये नहीं है कि कार्बन का उत्सर्जन जो है 0% होने लगेगा इंडिया में, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी हमने कार्बन रिलीज किया है उसका एरेस्टर वगैरह लगाया जाएगा ताकि वायुमंडल को प्रभावित ना करे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उद्योग धंधा ठप हो जाएगा, कोई भी कार्बन रिलीज नहीं होगा भाई, है ना। उसे नेट जीरो नहीं कहते हैं। मतलब एरेस्टर टाइप का होगा या फिर कैप्चरर होगा जो कैप्चर करके वायुमंडल को बिना क्षति पहुंचाए हुए काम होता रहेगा। तो ये जो है 2070 तक लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा जो ये वाला लक्ष्य है ना 2070 तक का जो है हम करेंगे नेट जीरो, तो ये कहाँ पे लिया गया था, तो कोप का 26वां बैठक जो है इसमें लिया गया था। कोप का 26वां बैठक जो है वहां पे लिया गया था। कोप 26 की बैठक जो ग्लासगो के अंदर हुआ था, वहीं पे भारत ने एक और फैसला लिया था कि भाई जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा है वो 2030 तक 500 गीगावाट करने का लक्ष्य है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय तो अभी आपको पता ही है। अभी जैसे आपने ऊपर में देखा था कि गैर जीवाश्म वाला ऊर्जा जो है 2030 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया था। तो गैर जीवाश्म जैसे ही करेगा तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के कैडर में ही आ जाएगा, क्योंकि नवीकरणीय से वह अर्थ होता है कि जो भावी भविष्य में जल्दी समाप्त ना होता हो। जैसे सूर्य की प्रकाश जल्दी लगभग समाप्त नहीं होगी, पानी समाप्त नहीं होगी, पवन समाप्त नहीं होगी, तो इससे जो आपका ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे नवीकरणीय कहेंगे। और जो अनवीकरणीय है, जो लिमिट में है ना, हालांकि वो भी प्राकृतिक है। कोयला क्या फैक्ट्री में बनती है? नहीं, प्राकृतिक चीज है, लेकिन उनको बनने में ना हजारों साल लग जाते हैं। तो इसीलिए हम मानते हैं कि ये जो है एक लिमिट में है और एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसे अनवीकरणीय के कैडर में रखे हैं। आई होप आप नवीकरणीय और नवीकरणीय समझ गए। अगर आपसे पूछता है कि 2030 तक भारत ने कितने गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो आप कहेंगे 500 गीगावाट। ठीक है। इनके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को 3 भागों में बांटा गया है। आपका मिनी रत्न, ये नवरत्न से छोटा कंपनी होता है और मिनी रत्न बन जाता है नवरत्न, और जब नवरत्न का टर्नओवर ज्यादा हो जाता है तो बन जाता है महारत्न। इंडिया में अभी 14 गो महारत्न कंपनी है और 24 गो नवरत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा टेक्सोल किस पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है? टेक्सोल है ना, टेक्सोल जो है एक पौधा का नाम है टेक्सास बैब्रोफिलिया, इसके छाल से प्राप्त किया जाता है। अब कैसे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं जो पौधों के गुण, चाहे इसका गुण अच्छे रूप में हो या फिर दवाई वगैरह बनाने में हो, आपसे पूछा जाता है कि ये किससे निकलता है। तो सबसे पहला, मसाला में प्रयुक्त होने वाला लौंग जो आप सब खाते हो, है ना, मुर्गा उर्गा खाने के बाद भी बच्चे लोग खाते रहते हैं लौंग, है ना, मैं देखता रहता हूँ, हमारे जो कलीग वगैरह हैं काम करते हैं तो ये लोग खाते हैं मुर्गा खाने के बाद, है ना। तो ये लौंग है, फूलों की कलियों से प्राप्त होती है। भारत में मसाले का जो उद्यान है ये केरल राज्य को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार ये दिल्ली में है, इसे ध्यान रखेंगे। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार बताया था, और एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल चेन्नई में बताया था, है ना। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल चेन्नई में बताया था। मसाला में इस्तेमाल होने वाला दालचीनी, इसकी उपज श्रीलंका से मानी जाती है ना, श्रीलंका से मानी जाती है, और ये दालचीनी ना पौधे के छाल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मसाला वाली बात हो गई। मलेरिया की दवाई जो कुनैन होता है ये सिनकोना नामक पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। अफीम एक प्रकार का क्या है, सूखा लेटेक्स है, और लेटेक्स किसे कहते हैं? कच्चा रबर या रबर के द्रव या रबर के दूध को कहते हैं, है ना। मैंने अफीम को अच्छे से पढ़ाया है ना, कि कहाँ कहाँ आपको इंडिया में मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, आपके मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पे आपको अफीम की खेती काफी देखने को मिलेगा। अफीम की खेती का प्रोसेस भी बताया था कि भाई इससे जो है सरकार से परमिशन लेना होता है, तभी लोग करते हैं, और एक जो है बॉन्ड बनाया जाता है कि आपको इतना जो है प्रोडक्ट देना ही देना है, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगती है। उससे अगर कम मिलता है तो फिर खोजबीन होने लगती है कि भाई कहाँ गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो अफीम की खेती जो है एक पर्टिकुलर जगह में होती है, पोपी रहता है उसका फल, उसमें जो है एक विशेष प्रकार के चाकू से चीरा लगा के जो है इसका दूध रिसाया जाता है ना, और इसे प्रोसेस करके अफीम बनाया जाता है। अफीम सिर्फ जो है नशीली चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, अच्छे अच्छे दवाई भी बनता है, इसीलिए जो है इसकी खेती, है ना, कहीं कहीं जगह लीगल है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पौधों के फलियों के भाग से प्राप्त होता है आपका क्या? कॉफी, है ना। कॉफी जो है ये पौधों के फलियों के भाग से प्राप्त होती है। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी ब्राजील में होता है, सेंटोस का नाम आपने सुना होगा। भारत में अरेबिका और रोडाबुस्टा ये 2 प्रकार के कॉफी जो है ज्यादातर पाए जाते हैं। इंडिया का नाम 3 राज्य ऐसे हैं जो कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है, यहाँ के 80 से 90% कॉफी का निर्माण कर लेते हैं, है ना। इनके अलावा कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? बंगलुरु में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 13वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? अब कहोगे सर 2023 वाला क्यों पढ़ा रहे हो हमें? तो भाई लिख के ले लो, अगर ये पूछेगा तो 2023 वाला ही पूछेगा। ठीक है, तो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023
के विजेता मध्य प्रदेश है। कौन है भाई? मध्य प्रदेश। पहली हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है, ये वाली प्रतियोगिता पहली बार 2011 में अरेंज करवाया गया था, है ना। और जो सबसे अधिक बार कौन से टीम इस प्रतियोगिता में सफल है, तो भारतीय रेलवे टीम जो है सबसे अधिक बार सफल है। प्राउड फील होता है क्योंकि मैं भी एक रेलवे मैन हूँ। इनके अलावा सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कौन कराता है? हॉकी इंडिया के द्वारा करवाया जाता है ना। दिलीप टर्की साहब इसके अध्यक्ष बने थे कुछ दिन पहले, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो है आपका हॉकी इंडिया यही करवाता है आपका सीनियर पुरुष वाला, सीनियर महिला वाला आपका जो है हॉकी चैंपियनशिप। 2023 के विजेता कौन है? मध्य प्रदेश है। किसे हराए थे? महाराष्ट्र को हराए थे, ठीक है। इनके अलावा 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप जो अभी आपका 2024 वाला भी संपन्न हो चुका है। तो 2024 जो आपके पुणे महाराष्ट्र के पिंपरी में हुआ है, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। देखिए मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? पुणे के पिंपरी में भी है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहेगा तो कहाँ पे रहेगा? तो ये रहेगा आपका राउरकेला उड़ीसा के अंदर। अब बिरसा मुंडा स्टेडियम खाली कहेगा तो ये आपका झारखंड के अंदर भी होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 2024 में जो सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप कराई गई, ये महाराष्ट्र के पुणे के अंतर्गत जो है पिंपरी जगह है, वहां पे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कराई गई। विजेता इसका रहा है हरियाणा, उप विजेता रहा है महाराष्ट्र। तो अभी 2024 वाला के विजेता हरियाणा और 2023 वाला का विजेता जो है आपका कौन रहा है भैया? एमपी रहा है। और दोनों में उप विजेता कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। तो ये दोनों बात जो है आपको ध्यान जरूर से जरूर रखनी चाहिए। इनके अलावा सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में सबसे अधिक बार भारतीय रेल जीते हैं, यहाँ पे बता दिए हैं। सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 जिसे तमिलनाडु के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में कराए गए थे, इसमें विजेता पंजाब रहे थे हरियाणा को हरा के। 2023 में यही सेम प्रतियोगिता जो पुरुष वाला है, पुरुष सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023, उसके विजेता रहे थे हरियाणा, माफ कीजिएगा पंजाब, हरियाणा को हरा के। और 2024 में इस प्रतियोगिता के विजेता अभी 4 दिन पहले उड़ीसा राज्य बना है हरियाणा को हरा के, ठीक है। तो चारों बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। पुरुष वाले में दोनों बार में उप विजेता हरियाणा रहे हैं और महिला वाले में 23 और 24 दोनों बार के उप विजेता महाराष्ट्र रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्लू आपको मिलेगा। इनके अलावा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो WG रोजन के द्वारा किया गया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले रोजन साहब के द्वारा किया गया था। अब जैव विविधता क्या होता है? किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। विविधता मतलब नहीं समझे, मतलब बहुत सा अतरंगी टाइप का भैया। तो वहां पे जो है बहुत सारे जीव जंतु स्पीसीज वगैरह पाए जाते हैं, उसे जैव विविधता क्षेत्र कहा जाता है। जैव विविधता के संवेदनशील स्थल हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किया गया था। ये हॉट स्पॉट भी उसी प्रकार से है ना, कि भाई अभी तो है लेकिन ये खत्म होने के कगार पे है या खत्म हो जाएगा, लुप्त प्राय, जैसे मैंने ऊपर में बताया था, वैसे ही जगह को जो है हॉट स्पॉट कहा जाता है। भारत में जैव विविधता वाले 4 हॉट स्पॉट है: पश्चिमी घाट, वेस्टर्न रीजन, हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड क्षेत्र। तो ये जो है आपका 4 गो जो है आपका रीजन है और 4 गो क्षेत्र के ये जो भारत में 4 हॉट स्पॉट का काम करता है। यह एक प्रकार का जैव विविधता क्षेत्र है, परंतु यहाँ पर जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है ना। इसके अलावा और खासकर इनके प्राकृतिक आवास पे, ठीक है। तो जैसे लुप्त प्राय का डेफिनेशन दिया था कि अभी तो है लेकिन संकट मंडरा रहा है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो खत्म। वैसे ही आपका हॉट स्पॉट वाला सेक्टर होता है कि प्राणी तो है लेकिन अभी न है, ध्यान नहीं देंगे तो खत्म, क्योंकि इस पे संकट मंडरा रहा है। खास करके उसकी आवास की जो है दोहन होती है, क्षति होती है, आवास नहीं रहता है वहाँ पे, जो है मानवीय गतिविधियां वगैरह होने लगती है। इनके अलावा पारिस्थितिक तंत्र में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टॉन्सले ने कराया था। VVI आज भी पूछे जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के क्रम में प्रथम स्थान पर हमेशा उत्पादक रहेगा, दूसरे स्थान पे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी पे सेकेंड श्रेणी
श्रेणी के उपभोक्ता सबसे अंत में अपघटक रहेगा। अब नहीं समझे तो इस उदाहरण से समझ लेंगे जो मैंने क्या ऊपर लिखा है। देखिए सबसे पहले घास जो है ये मिट्टी से अपनी पोषण प्राप्त करेगा, यानी ये उत्पादक है, स्वपोषी है। अब इस घास को कौन खा रहा है? कीड़ा मकोड़ा टिड्डा खा रहा है। तो ये देखिए द्वितीय स्थान पे क्या हो गया, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है ना, पहला जो है उपभोक्ता है। अब इस टिड्डे को जो है चिड़िया या मेढक खा लेंगे, तो ये सेकेंड कैडर के उपभोक्ता हो गए, है ना। फिर इधर आ गया सांपबाज। अब मेढक को सांपबाज खा सकता है, तो ये हायर मांसाहारी थोड़ा सा और थर्ड लेवल पे है इस श्रेणी में। और ये गिद्ध भी बढ़िया मांसाहारी है, तो ये जो है फोर्थ श्रेणी में है। तो इसमें सबसे ज्यादा मांसाहार गुण जो है लास्ट वाले का होगा। लेकिन इससे कहने का मतलब ये नहीं कि लास्ट में, जैसे मैंने ऊपर में लिखा है कि भाई लास्ट में अपघटक होगा, इस श्रेणी में, इस चेन में जो है अपघटक है ना, अपघटक के तौर पे गिद्ध काम कर रहा है। अपघटक के तौर पे जनरली क्या होता है, जीवाणु और कवक होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। इनके अलावा कहने का मतलब जैसे जैसे आपका उपभोक्ता का लेवल बढ़ता जाएगा, मांसाहार वाला गुण बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आपको कभी कभी अरेंज करने के लिए भी दे देगा, खरगोश, बाघ, तो पहले खरगोश को रखना तब बाघ को रखना, क्योंकि बाघ है जनरली खरगोश को खाएगा। कभी हम बिरले ही सुनेंगे कि खरगोश ने बाघ को खा लिया, है ना। इसके अलावा इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। पर्यावरण के दो घटक होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में जीव जंतु जीवाश्म वगैरह आते हैं। अजैविक घटक में जो है आपका कौन आता है, आपका अजैविक घटक में जो आपका हवा है, पानी है, ये सब आ जाता है। अगला है जीभ, यानी जो टंग होता है, किस भाग में मीठा स्वाद को पता लगाने का जो है टेस्ट बड होता है, स्वाद कलिकाएं इसे कहा जाता है, ठीक है। एगो एयरबडो होता है काजी, काने में फट गया था। अभी मैंने 1-2 दिन पहले एक रील देख रहा था, किसी के कान में फट गया था। तो ज़्यादा इस्तेमाल न करें एयरबड, ये जो भी है कान में लगाने वाला इक्विपमेंट, मैंने आज तक नहीं करा है ना। तो सबसे आगे वाले हिस्से में जो है आपका मीठा वाला टेस्ट के लिए है। ये देखिए ये सबसे आगे वाले हिस्सा के लिए है, ये मीठा वाला जो आपके कौन से कलर होगा ये, तो ये होगा भैया आपका पिंक कलर, माफ़ कीजिएगा, ये जो है आपका पर्पल कलर होगा। तो ये पर्पल वाला जो है ये मीठा टेस्ट के लिए है। फिर आप यहाँ पे ये नीला नीला जो देख रहे हैं ये साल्टी टेस्ट के लिए, नमकीन के लिए। और ये जो हरा हरा है ये खट्टा टेस्ट के लिए है। और सबसे पछला भाग में करवाहट वाला टेस्ट रहता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो आपका जीव होता है उसके बीच वाले यानी मिड जीव में टेस्ट की कोई बात होती नहीं, तो इसे टेस्टलेस एरिया कहते हैं। यहाँ पे कोई टेस्ट से मतलब नहीं है। टेस्ट का मतलब जो है ये साइड में ही होता है, जिसमें सबसे अगला टॉप पे नुकीला भाग पे है ना मीठा का टेस्ट होता है, उसके बगल में दोनों साइड नमक का, फिर इसके बगल में दोनों साइड खट्टा का, और सबसे पाछा साइड में जो है करवाहट का बीटर टेस्ट होता है ना। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। जीभ के ऊपर एक जो है आपका ग्लैंड होता है जिसे टॉन्सिल कहा जाता है, और इसी टॉन्सिल को बढ़ने से एक प्रकार का गलफुल्ली जिसे मम्स कहते हैं वो बीमारी भी हो जाता है, जिसमें बच्चों के जो है गाल पर एक प्रकार का पट्टी चिपकाया जाता है जिसमें इस प्रकार का छिद्र रहता है, ठीक है। हमको भी चिपकाया गया है बचपन में, है ना। अभी मैं 1 साल 6 महीना पहले मेरी बेटी को हो गया था तो उनको भी लगाया था ये वाला पट्टी, है ना। तो ये जो है आपका मम्स जो है यहाँ पे होती है, माफ कीजिएगा ये लार ग्रंथि में होगा मम्स, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया हूँ यहाँ पे, है ना। जीभ के ऊपर जो आपका उभरी हुई टॉन्सिल कहा जाता है, टॉन्सिल में, अच्छा हाँ मैं मम्स अगले वाले में समझाना चाहता था, ठीक है। लार ग्रंथि में समझिएगा, ये जो है ना मम्स वाला बीमारी ये लार ग्रंथि में समझिएगा, कोई नहीं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जीभ का अगला पछला भाग तो बता ही दिया कि कहाँ पे कौन से टेस्ट की पहचान होगी। साथ ही साथ मैंने बताना है कि यहाँ पे एक टॉन्सिल होती है और वहीं से जो है एक लिम्फोसाइट का निर्माण होती है जो आपके भोजन में आए हुए जीव जीवाणु को मारने के लिए उत्तरदायी है। और जो जीव रोगाणु या फिर जीवाणु बच जाते हैं वो पेट में चला जाता है, तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्नान कराया जाता है, पेट से ये स्रावित होती है, तो वहाँ पे बचे हुए रोगाणु मारे जाते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने मम्स वाला बीमारी बताया ये आपका जो है इस वाले लाइन में हम पढ़ेंगे। मानव में 6 गो लार ग्रंथि होती है जो जीभ के नीचे और जीभ के और गाल के किनारों पर पाई जाती है। लार ग्रंथि 6 गो, क्रोमोसोम 46 गो, हड्डी 206 गो, पसली 24 गो, है ना। ध्यान रखेंगे ये सब आंकड़े पूछे जाते हैं। लार ग्रंथि में लार का स्त्रावन होता है जिसका पीएच वैल्यू पूछा जाता है, 6.6 होती है लार की। लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम एमाइलेज है, और एमाइलेज जो है स्टार्च पे पाचन स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भोजन का पाचन जो है मुंह से स्टार्ट हो जाता है। इसी लार ग्रंथि में सूजन आने से विषाणु जनित रोग मम्स होता है, और इसी मैंने मम्स में कहा कि गलफुल्ली हो जाता है। गाल पे जो है इस प्रकार का एक जाली नुमा पट्टी चिपकाया जाता है। इनके अलावा
दोस्तों सब जो है सर्दी, और पता होगा कि मैं 3-4 दिन से गायब था। हालांकि 7-8 दिन से मुझे डेंगू हो गया था। हालांकि शुरुआती में था तो ज़्यादा कमज़ोरी फील नहीं हुआ, और देखते ही पकड़ के उसका इलाज वगैरह करा लिए हम, तो फिलहाल ठीक हूँ, है ना। प्रसिद्ध बौद्ध धर्म की ग्रंथ विनय पिटक तथा सुत्त पिटक की रचना बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। किस बौद्ध संगति के दौरान जो है आपका बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक और आपका विनय पिटक की रचना की गई थी। जैसे कि आपको पता होगा कि त्रिपिटक जो है ये बौद्धों के पवित्र ग्रंथ होते हैं। त्रि का मतलब 3 होता है, तो वहाँ पे 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम्य पिटक। तो यहाँ पे हमने अधम्य पिटक की छोड़ के अन्य जो पिटक है आपका सुत्त पिटक और विनय पिटक, तो इस कौन से संगति कौन से बैठक में लिखा गया, तो पहले वाले में लिखा गया था। और पहला बैठक कहाँ पे हुआ था, तो राजगीर में हुआ था अजात शत्रु के समय। दूसरा बैठक वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय। पाटलिपुत्रा में तीसरा बैठक हुआ था अशोक के समय, और चौथा बैठक हुआ था कुंडलबन कश्मीर में कनिष्क के समय। तो जो पहली बैठक हुई आपकी राजगीर में, तो वहीं पे ये दोनों ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। इसी की देन मानी जाती है, ठीक है भैया। इनके अलावा जो तीसरा ग्रंथ बच गया इनका त्रिपिटक का अधीम पिटक, तो ये अधीम पिटक की रचना हुई तृतीय बौद्ध संगति जो सम्राट अशोक के समय हुआ था पाटलिपुत्रा में। इनके अलावा बौद्ध धर्म में स्तूप से काफी क्वेश्चन आते हैं। बौद्ध धर्म में स्तूप क्या होता है? बौद्ध धर्म का एक स्मारक है। इसमें आमतौर पर बुद्ध या अन्य संत व्यक्तियों से जुड़े पवित्र अवशेष को रखे जाते हैं, और इसकी आकार जो है अर्धगोलीय होती है। स्तूप का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है। ऋग्वेद में कई ऐसे चीज है जिनकी वर्णन आपको देखने को मिलता है। 10 राज्य युद्ध का भी वर्णन देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ी वेद और सबसे ओल्ड वेद है। तो ऋग्वेद में आपको स्तूप शब्द का वर्णन भी मिलेगा, लेकिन वहां पे बौद्ध मत से कोई लेना देना नहीं है। ऋग्वेद में जो स्तूप है उसका मतलब होता है अग्नि की ज्वालाओं की लपट, ठीक है भैया। यहाँ पे स्तूप का मतलब अलग है, जो बौद्ध धर्म के उनके जो है हित के अंत्येष्टि किए हुए जगह होती है, जिनका आकार लगभग अर्धगोलाकार होता है। भारत के कुछ जो आपका है भारत का कुछ प्रमुख स्तूप को देखते हैं। भरहूत स्तूप, इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक या फिर शुंग वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। इन दोनों का नाम आता है इसमें, है ना। ये मध्य प्रदेश के सतना प्रांत में है। मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम 1873 में भरहूत स्तूप को खोजा था। तो ये क्वेश्चन आजकल काफी ट्रेंड में रहता है कि स्तूप किसने बनाया, ये तो बच्चे रट लेते हैं, लेकिन स्तूप को खोजा किसने, ये शायद बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और एग्जामिनर वही क्वेश्चन दाग देते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1873 में जो आपका स्तूप है कौन सा भैया, धमेखा, माफ कीजिएगा भरहूत, उसको खोजा गया था। इसके अलावा जो सांची का स्तूप है इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, और ये सांची मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज 1818 में टेलर के द्वारा किया गया था। केसरिया स्तूप बिहार में है। धमेक स्तूप बनारस उत्तर प्रदेश में है। इनके अलावा देखिए बौद्ध में जो स्तूप होते हैं उनके जो प्रवेश द्वार होते हैं उन्हें तोरण कहा जाता है। इस्लाम धर्म में जो प्रवेश द्वार होते हैं उनको पिस्ताक कहा जाता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बनाए गए मंदिर का जो लंबा गलियारा होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन एक जाति के हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं, और मिलिंद पन्नों के लेखक जो है नागसेन है ना। इनके अलावा राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में चर्चा है इस किताब में। अभी मैंने गोपुरम बताया था, यही चीज लिखा हुआ है। तोलक्कापियम ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा, जो व्याकरण पे स्थित है ना। तो ये जो है द्वितीय संगम कालीन बैठक जो कपाटपुरम में हुआ था उससे की स्रोत है ये, ठीक है। इनके राइटर तोलक्कापियर है। संगम साहित्य के 3 बैठक होते हैं, 2 मदुरई में होते हैं, पहला और तीसरा, और दूसरा आपका होता है कपाटपुरम में। मैंड्रोलिंग मठ ये उत्तराखंड में है। हेमीस मठ यह लद्दाख में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। रूमटेक मठ सिक्किम में है। तो ये कुछ मठ। इनके अलावा निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? मुद्रा मेटल कॉपर फास्फोरस और टीन का मिश्रण है, सही है। बेल मेटल कॉपर टीन सही है। मोनाल मेटल कॉपर लोहा और निकेल सही है। डच मेटल कॉपर और निकेल नहीं, डच मेटल गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डच मेटल को बनाने के लिए आप 20% कॉपर लेते हैं और 20% जिंक लेते हैं। तो Cu + Zn से बनता है आपका क्या, डच मेटल, है ना। क्या बनता है, डच मेटल बनता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मशीनी कलपुर्जे में होती है। कॉपर तथा निकेल का मिश्रण क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंटीन कहलाते हैं, है ना।
गन मेटल में क्या क्या होता है, 90% कॉपर होता है, 8% टीन और 2% जिंक होता है। इसका इस्तेमाल बंदूक, बुलेट इत्यादि बनाने में करी जाती है। सिंथेटिक स्वर्ण कॉपर का एल्युमिनियम में मिश्रण होता है। सिंथेटिक स्वर्ण जो है कृत्रिम सोना कॉपर का एल्युमिनियम में मिश्रण होता है। सोना और चांदी के मिश्रण को इलेक्ट्रम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा भी। नाइक्रोम जिसका इस्तेमाल जो है आपका हीटिंग एलिमेंट्स में किया जाता है, जैसे आपका आयरन हो गया, हीटर हो गया, उसमें करी जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो नाइक्रोम होता है ये आपका लोहा, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज का मिश्रण होता है, इसे ध्यान रखें। इनके अलावा वर्ष 2025 में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेंगे, तो भारत करेंगे। आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप 2026 अब कहाँ पे होगा, भारत और श्रीलंका के अंदर होगा। 24 वाला कहाँ पे हुआ है, यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ है। विजेता भारत, उपविजेता साउथ अफ्रीका रहा है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2028, अब 26 के बाद 2 साल है, बाइनियल है, तो 2 साल में 28 में होगा। फिर तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 28 में कराए जाएंगे, 26 में भारत श्रीलंका में होंगे। आईसीसी टी20 विश्व कप 2030 का भी प्रोग्राम आ गया है, तो ये इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड यानी अर्थात ये ब्रिटेन में कराए जाएंगे। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027, 23 में इंडिया में हुआ, 27 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप 2031 फिर 4 साल, तो ये भारत और बांग्लादेश 31 में फिर से भारत में होगी। बहुत ज़्यादा मेजबानी हो रही भाई। इसके अलावा 9वां आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 ये आपका कहाँ पे हुआ है, पहले बांग्लादेश के अंदर होने वाला था महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, लेकिन ये संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ है। विजेता का नाम आप लोग बता देना, चलो मैं ही बता देता हूँ। न्यूजीलैंड यहाँ पे विजेता रहा था, उपविजेता साउथ अफ्रीका रहा। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 ये भारत में होंगे। अंडर 90 टी20 वर्ल्ड कप 2024 ये कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के अंदर होंगे। तो ये सब जो है ध्यान रखिएगा। इनके अलावा अंडर 90 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे होंगे, तो ये मलेशिया और थाईलैंड के बीच होंगे। 10वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2027 ये कहाँ पे होंगे, ब्राजील में होंगे। फीफा 27 10वां फीफा महिला 27 सही है जी, फीफा महिला 27 सही है ना, क्योंकि मेन वाला फीफा जो है 22 में हुआ था, तो 26 में होगा पुरुष वाला। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होंगे। जो पुरुष वाला फीफा है ना, ये आपका 2026 में होगा, जो आपका यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होंगे। तो पुरुष वाला ये भी 3 देश, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, और महिला वाला होगा 27 में, तो ये आपका ब्राजील में होंगे। आई होप आपको ये करंट वाला भी अच्छा लगा होगा। हम चलते हैं आगे। प्राचीन कालीन ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना किसने की। देखिए कविराज मार्ग की रचना जो है ये आपका कन्नड़ भाषा में करी गई थी। आपका जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं उनका नाम है आपका अमोघ वर्षा। तो अमोघ वर्षा के द्वारा लिखा गया था आपका कविराज मार्ग, और ये किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। जो आपका राष्ट्रकूट वंश से संस्थापक दंती दुर्गा, इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। गीत गोविंद के लेखक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव हैं। इस पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। राज तरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। संस्कृत भाषा का प्रमुख ग्रंथ था, जिनके राइटर कौन थे, कल्हण।